मिडिल ईस्ट में जंग की ये लपटें विकराल हो रही है। तबाही की ये तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन बजा रही है। ईरान के शहरों पर बारूद की बरसात हो रही है। 5 दिन से विनाश की तस्वीरें दिखाई दे रही है और आज तो ईरान के लिए कयामत की रात होने वाली है। ईरान में आज रात सबसे बड़ी तबाही की आशंका इसलिए है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बीच ईरान को अंतिम संदेश सुना दिया है। I've spoken to everybody. What will you say? Israel is doing very well, as you probably noticed, and I gave Iran 60 days, and they said no. And the 61st, you saw what happened. Day 61. So I'm in constant touch, and as I've been saying, I think a deal will be signed, or something will happen, but a deal will be signed. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, ईरान को वो डील साइन कर लेनी चाहिए थी जो मैंने उनसे कहा था। मैं साफ साफ कहता हूं, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मैंने बार बार यही कहा है, सबको तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। जंग के हालात के बीच जब ट्रंप तेहरान खाली करने की बात कहने लगे तो कई सवाल भी खड़े होने लगे। सवाल है कि क्या आज रात तेहरान भस्म हो जाएगा? क्या आज रात ईरान पर आखिरी हमला होगा? क्या ईरान पर अब अमेरिका का कहर टूटेगा? क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा? अमेरिकी हमले का खौफ और ट्रंप की चेतावनी के बाद महाविनाश की आशंका के डर से लोग तेहरान छोड़कर भागने लगे। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हाईवे पर भयानक जाम की तस्वीरें दिखाई देने लगी। लोग कैस्पियन सागर के इलाके की तरफ जाने लगे। ईरान पर अमेरिकी हमले का डर इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। अमेरिका ने इन जगहों पर फाइटर जेट्स में तेल भरने वाले प्लेन और वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में कई विमानों की तैनाती भी अमेरिका ने की है। इन विमानों में KC-135 स्ट्रैटो टैंकर और KC-46 पेगासस जैसे विमान शामिल हैं। यानी संकेत साफ है कि तेहरान पर अब और भीषण हमला होगा। ईरान में महाविध्वंसक हमले की आशंका इसलिए भी है क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी हमले का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। सीधे खामेनेई को टारगेट करने का प्लान बनाया है, जिसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खामेनेई को निशाना बनाना संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं बल्कि इसे खत्म करेगा। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो असल में हिटलर की न्यूक्लियर टीम है। और यही वजह है कि खामेनेई की टीम को खत्म करने के लिए नेतन्याहू ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेतन्याहू की फौज ने ईरान में एक बार फिर सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। ईरान के एक और टॉप सैन्य अधिकारी को मार गिराया। इजराइल के हवाई हमले में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही यह पद संभाला था। शादमानी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के सबसे करीबी सैन्य सलाहकार थे। शादमानी की मौत से ईरान को बड़ा झटका लगा है, लेकिन फिर भी ईरान कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। इजराइल पर ईरान लगातार मिसाइलों की बौछार कर रहा है, हर वार पर पलटवार कर रहा है। लेकिन इन हमलों के बीच जब अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर डील की चेतावनी दी है तो सवाल है कि क्या ईरान अब घुटने टेकेगा? क्या ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान सरेंडर करेगा? क्या न्यूक्लियर डील पर ईरान साइन करेगा या ईरान पर अब अमेरिकी बॉम्ब गिरेगा? क्या ट्रंप के क्रोध की आग में ईरान भस्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आग और तबाही का एक ऐसा दौर इस वक्त ईरान इजराइल के बीच में चल रहा है जिसके खत्म होने के आसार फिलहाल तो नजर आते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर की बात कर लेते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा हमला सामने आया है। इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर अटैक हुआ है। ईरान ने अमान की बिल्डिंग को निशाना बनाया है। मिसाइल अटैक के बाद बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अमन की बिल्डिंग पर अटैक। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हमला किया है ईरान ने, इजराइल पर ईरान ने यह बड़ा हमला किया और अमन की बिल्डिंग पर अटैक किया है, जहां पर इजराइल पर ईरान के बड़े हमले की तरह इसे देखा जा रहा है। और ये पूरी बिल्डिंग में
आग लग गई है इस वक्त, जिसको कि बुझाने की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू वर्कर्स इस युद्ध के सायरन के बीच में लगी हुई आग इस बिल्डिंग में उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ मेरा कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ने वाले हैं। इन तस्वीरों के साथ मैं अपने खास मेहमानों का रुख करूंगा। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, फॉर्मर डीजी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, फॉर्मर आईएएफ ऑफिसर मेरे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सुरेंद्र सिंह लाली, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आप तीनों का। और बहुत जल्द डॉक्टर एरॉन अब्राहम मेरे साथ इजराइल से लाइव जुड़ेंगे। उनसे इजराइल के प्रेजेंट कंडीशन के बारे में भी हम बात करेंगे और जो वॉर चल रहा है उसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, आपका ही रुख करते हुए चीजों को समझने के लिए मेरे से ज्यादा मेरे दर्शक आपके जरिए समझना चाहेंगे कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो कि इस वक्त चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया है। इससे पहले मैं आपको एक बात ये भी कह दूं, ये साल अगर टोटल करें तो 9 इसका योग आता है और कहते हैं 9 का अंक होता है मंगल का, जो कि रक्त लाल खून से संबंधित होता है। मैं कोई ज्योतिष नहीं बन रहा, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे जानकारी दी थी कि इस वॉर में यह भी एक एंगल रखा जा सकता है, क्योंकि इस पूरे साल में हम तबाही देख रहे हैं। यूक्रेन रूस जबरदस्त जंग के हालात और बढ़ते चले जा रहे हैं और इजराइल और ईरान बढ़ गए इस बीच की। इजराइल गजा में उलझा हुआ था। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, कितना लंबा खिस्सा देखते हैं आप ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को? राजीव जी, ये जो लड़ाई देख रहे हैं ये नई नहीं है, काफी पुरानी है। और जो लड़ाइयाँ आजकल चलती हैं उसको हम अगर विश्लेषण करें तो या तो काइनेटिक होती हैं या नॉन काइनेटिक होती है। काइनेटिक का मतलब है हम हमला करते हैं, अपने टैंक्स, गन्स, एयरफोर्स, एयर पावर, नेवल पावर। नॉन काइनेटिक होता है जो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे सैंक्शन लगाते हैं, इकोनॉमी एक्शन लेते हैं, उस तरह का। दूसरा है कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस और नॉन कॉन्टैक्ट। तो जो लड़ाई देखिए हमारे नेबर के साथ में होगी, जहां शत्रु एक दूसरे के सामान होंगे और एक दूसरे को मारेंगे, उसको कॉन्टैक्ट ऑपरेशन कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट ये हो गया कि जो आपके शत्रु आपके आमने सामने है नहीं, आपको दिखता नहीं है। और हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट जो सिनेरियो है, ईरान और इजराइल के बीच की दूरी 1600 किलोमीटर है। एग्जैक्टली सर। इसका मतलब 1000 मील दूर दुश्मन बैठा है। तो आपकी जो ऑपरेशंस होंगी काइनेटिक होंगी मगर नॉन कॉन्टैक्ट होंगी। इसका मतलब यह है आप बम वर्षा कर सकते हैं, ड्रोन्स फेंक सकते हैं, मिसाइल फेंक सकते हैं, दैट इज अबाउट ऑल। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये विध्वंसक तो होती है, लेकिन विध्वंस के ऊपर आप उसके ऊपर मोमेंटम से डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी विडंबना है, पहले ईरान के पास में थी, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को जी अपने प्रॉक्सी द्वारा लड़ाई शुरू। उसी का मैं कॉन्टिन्यूम मानता हूं। तो पिछले करीब 18 महीने में या 19 महीने में कहिए, इजरायली ने हमास को ठिकाने लगाया, हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाया, सीरिया के रास्ते ये सामान भेजते थे लेबनान में, क्योंकि सीरिया इनका अच्छा दोस्त वाला मुल्क था। सीरिया में रिजीम चेंज हो गया, वो रास्ता बंद हो गया। हुतीज जो हैं यमन में बैठे हैं, वो हरकत कर रहे हैं, लेकिन वो सफिशिएंटली वीकेंड है। तो इस माहौल में का फायदा लेते हुए या इस प्रिपरेटरी वर्क का फायदा लेते हुए इजराइल ने जो 5 दिन पहले जो अटैक किया था ईरान के ऊपर, हालांकि ये अटैक उसने पिछले साल भी किया था, लेकिन पिछले साल इसका इरादा अलग था। पिछले साल इसने ऑफेंसिव करके इसके एयर डिफेंस के जो सिस्टम है उसको तहस नहस कर दिया था। और उसका रिजल्ट ये हुआ, जब पिछले फ्राइडे को जब ये इसके हवाई जहाज के द्वारा, ड्रोन के द्वारा और इनके जो लोग काम करते हैं मोसद के संपर्क में, उनके द्वारा जब गया तो बहुत कामयाबी मिली। कामयाबी क्या थी?
18 से 20 सीनियर ऑफिसर्स आर्म फोर्सेस के और आईआरजीसी को खत्म किया, मार गिराया, उनके घर में क्यों घुस गए। दूसरा, न्यूक्लियर इनरिचमेंट पावर प्लांट के ऊपर में तबाही मचाई, खासकर नातांज में। नातांज में एक उनका यूरेनियम का जो क्या कहते हैं प्लांट है जो उसको एनरिच करता है। आप ये आंकड़ा लगाया गया है कि इजराइल के पास ईरान के पास में करीब 400 किलोग्राम के आसपास एनरिच्ड यूरेनियम है जो 60 डिग्री की प्योरिटी पर है। उस 60 को अगर वो 85 ले आता है तो वो वेपन ग्रेड बन जाता है। तो इसको रोकने की प्रतिक्रिया चल रही है और इजराइल ने नेतांज में मारा। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो यूएन वाले हैं वो कहते हैं शायद, हमको क्लियरली अभी नहीं पता है कि उसमें कितना रेडिएशन हो सकता जी। 2 और प्लांट थे जिसके ऊपर भी इन्होंने कुछ हरकत की है, एक इस्फहान में है और दूसरा फोर्दो में है। फोर्दो का जो प्लांट है वो कहते हैं वो जमीन के नीचे काफी है, उसके ऊपर इनको मार गिराना या विध्वंस करना मुश्किल है, इनको शायद अमेरिका की मदद मिले। ठीक है सर, ठीक है। तीसरी चीज लास्ट में, जस्ट 5 सेकेंड, उन्होंने जो मिलिट्री टारगेट थे बाकी उसको विध्वंस किया बाय डिजाइन। उन्होंने सिविलियन टारगेट्स को नहीं मारा, या ये भी कह सकते हैं उनके जो सुप्रीम लीडर खamenei साहब है उनको छुआ नहीं। ये अटकलें हैं। एक वार्निंग, अगली बात एक वार्निंग है, बाकी आगे बात करते हैं। एक वार्निंग है, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान ने इजराइल के मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया है। तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइलों को दागा गया है। मोसाद की बिल्डिंग पर मिसाइल हमले का वीडियो भी सामने आया है, जहां ईरान ने भी घुसकर पिन पॉइंट जीरो इन करके टारगेट करके मोसाद के हेडक्वार्टर और मिसाइल को दागा और वहां पर सफिशिएंट डैमेज ईरान ने किया है। क्या ये इजराइल को ये बताने की ईरान की कोशिश है कि हम भी पिन पॉइंट करके जीरो इन करके टारगेटेड अटैक कर सकते हैं, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं, सीधे उस जगह को तबाह करना जहां पर हम तबाह करना चाहते हैं। आयरन डोम कितना इफेक्टिव है वो हम बाकी चीजों में देख चुके हैं, लेकिन कई मिसाइलें उसके पार जाकर गिर रही हैं और तबाही भी फैला रही हैं। अमान में भी इस तरह की हरकत हुई, मोसाद का हेडक्वार्टर अब तबाह कर दिया। यानी ईरान इजराइल सामने है। जैसा मेजर जनरल ब्रजेश कुमार कह रहे थे, ये काइनेटिक वॉर है लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में दूरी 1600 किलोमीटर की है और यहाँ पर दोनों मिसाइल या ड्रोन का इस्तेमाल करके या एयर पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ट्रुप्स का इस्तेमाल यहाँ होना पॉसिबल नहीं है, वो एक मुश्किल जैसी बात है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। एरोन इब्राहिम हमारे साथ इजराइल से जुड़ गए हैं। डॉक्टर एरोन इब्राहिम, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इजराइल से। अभी इजराइल में हालात क्या किस तरीके के हैं? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और कितना आगे खींचने की उम्मीद आपको दिखाई पड़ती है? डॉक्टर एरोन, इजराइल के करंट सिचुएशन हमारे सामने रखे। शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। जय भारत। आप सब जितने भी पैनलिस्ट हैं सबके लिए और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं सबके लिए शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। देखिएगा, ये जो आपने जो खबर दिखाई कि मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया पिन पॉइंट करके, ये बहुत बड़ी झूठ है ये जी। हम यहाँ बैठे हुए हैं और सुबह हमने इसका जायजा लिया हमारे दोस्तों से। तेल अवीव में 2 बजे 2 बार सायरन हुए नाइट में और कोई भी वहां पे मिसाइल नहीं गिरी। तेल अवीव के एरिया में एक कोई मिसाइल गिरी है जो तेल अवीव के बाहर गिरी है किसी पार्किंग लॉट में। तो ये हमारी नॉलेज है। अब हम गलत हो सकते हैं या फिर आपकी ये न्यूज चैनल गलत हो सकती है। तो ये अभी फिलहाल की ये सिचुएशन है। अच्छा, इनका एक और जो हमारा जो हेडक्वार्टर है आर्मी का तेल अवीव में, बिल्कुल सेंट्रल तेल अवीव में, जिसको क्रिया बोलते हैं, उसको भी इन्होंने उड़ाने की कोशिश की, लेकिन इनकी सारी की सारी ये जो मिसाइल्स हैं वो कहीं 10-15 किलोमीटर ईस्ट में गिरी और वेस्ट में गिरी, ऐसा करके है, लेकिन उसको पिन पॉइंट इन्होंने उसको टारगेट नहीं कर पाया। मतलब उसको कोई अभी तक कोई क्षति नहीं पहुंची, ना तो मोसाद के हेडक्वार्टर को, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोसाद के हेडक्वार्टर का किसी को नॉलेज ही नहीं है कि वेयर इज द मोसाद से रियल हेडक्वार्टर। एग्जैक्टली।
हालांकि हम ये खबर दिखा रहे हैं और इंटरनेशनल एजेंसीज के जरिए जो जानकारियां सामने आती हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन ये आपकी बात यहां पर बहुत जायज है। तो हालात क्या हैं? तेल अवीव की बात करें, वहां जेरूसलम की बात करें, या बाकी इजराइल के हिस्सों की? अच्छा देखिएगा, हालात बहुत अच्छे हैं। हम लोगों के हालात किसी भी तरह से, किसी भी हालत में, किसी भी तरह से ले लीजिएगा, वी आर वर्किंग। आज से और अच्छे से इंटेंसिवली हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। बिजनेसेस ऑल ओपन, सारी दुकानें खुल गई हैं, सारी ट्रक्स आ रहे हैं जा रहे हैं हमारी खाना पूर्ति को, खाना और जो भी हमारी लॉजिस्टिक्स जितनी भी है उसको पूर्ति करने के लिए इजराइल में हर सिटी से टू एंड फ्रो जेरूसलम। और लकीली आई लिव नॉट फार फ्रॉम जेरूसलम, तो वहाँ पे, और अभी हम अपनी क्लिनिक में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। तो हमारे सब मतलब जो हमारी जनता को और हमें एज ए इजरायली नागरिक होने के नाते हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने काम जो है ना वो, ठीक है। ओके मानिए से। सो इसमें मतलब ये है कि किसी तरह से इसको, ये 8-10 जो मिसाइलें गिर गई हैं आयरन डोम, अब आप ये सोचिएगा, 200, 250, 300 एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता सकते, हमें नहीं मालूम। इतनी मिसाइल्स, सुपरासोनिक, अल्ट्रासोनिक, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए हैं, वो मिसाइलें अगर गिर जाती हैं इजराइल के ऊपर तो आप हमसे बात नहीं कर रहे होते अभी फिलहाल। हम इस लायक ही नहीं होते कि आपसे बात करते। लेकिन आयरन डोम का जो 96-97% की एक्यूरेसी है, उसने इतने ये अटैक्स रोके, न्यूट्रलाइज किए इजराइल के एयर स्पेस में एंटर होने के पहले जी। और जितने जो ये आ गए बाद में, क्योंकि ओवरवेलमिंग, जब कभी कोई ऐसे एक साथ 250, 300, 500 रॉकेट्स मिसाइल्स का ऐसा अटैक होता है तो इसका रिसेप्शन जो है ना आयरन डोम का बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से ये 7, 8, 9 जितनी भी मिसाइलें हैं, और करीब 20, सुबह का आंकड़ा था 20 लोगों के आहत होने का, शायद वो बढ़ जाए क्योंकि अभी मलबे से लोगों को अभी निकाला नहीं गया है। तो शायद ये 30, 40, 100 तो नहीं पहुंचेगा, हमारे ख्याल से ये 50 तक हो सकता है। तो हालात ये हैं कि ना तो हमें डर है और ना हमें किसी बात की चिंता है, और एक तरह से ये वॉर हमने जीत लिया है क्योंकि ईरान का पूरा एयर स्पेस इजरायली एयरफोर्स के अंडर में है। वो हम लोग जो चाहें वहां कर सकते हैं, ठीक है। अब बात एक और चल रही है कि खामेनी चले गए, ऊपर चले गए 72 हुरों के पास, ऐसी भी बात चल रही है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कह दिया है सीधा कि बस हमारा नेक्स्ट टारगेट यही है, और अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं, अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो ये बार जो है ना वो मुझे लगता है डॉक्टर, इन चीज़ों की जानकारी के बीच आपके पास कुछ पेशेंट भी वहां पर हैं और आप वो भी देखते रहे, हमको जानकारी देते रहे। लेकिन मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, उसके बाद अपने और पैनलिस्ट का पास जाऊंगा। ईरान इजराइल के जंग के बीच में से बड़ी खबर, यहाँ पर 110 भारतीय छात्रों को आर्मीनिया के जरिए निकाला जा रहा है। ईरान से आर्मीनिया ये छात्र पहुंचा दिए गए हैं भारतीय दूतावास की मदद से। 110 में से 90 जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं, कल आर्मेनिया से दिल्ली लाए जाएंगे। भारत इवैक्यूएट कर रहा है इन चीज़ों को, और इजराइल की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है कि अब वो ऑपरेशन राइजिंग लायन को खत्म करने वाला नहीं है। खत्म तब होगा जिस बात का इशारा डॉक्टर एरोन अब्राहम दे रहे थे, खामनेई के खात्मे से। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय दूतावास की मदद से छात्र आर्मेनिया पहुंचा दिए गए हैं 110, जिसमें से 90 जम्मू कश्मीर के छात्र हैं। आप इन छात्रों को देख सकते हैं, कूल हैं, कोई इनको दिक्कत नहीं है, इनको पूरा सपोर्ट है, एजेंसीज इनके साथ हैं, उनको लाया जा रहा है। मैं रुक करूंगा ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी। पहला तो यही कि ऑपरेशन राइजिंग लायन आपको क्या लगता है कितना लंबा खिंचने वाला है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो वॉर हुए भी हैं दुनिया में, जो हो रहे हैं, रूस यूक्रेन को अगर हम रख लें, भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं उसको, वॉर में अभी मैं नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन ये सब खिंचते चले गए तो कितना लंबा खिंच सकता है? और दूसरा, सब लोग तेहरान छोड़ दें, ऐसा अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तो उसके मायने क्या हैं? तपेश भाई। तो राजीव, कोई भी वॉर जो लड़ा जाता है आज की डेट में वो सिंगल फ्रंट वॉर नहीं होता, 3 फ्रंट वॉर होता है। पहला तो मिलिटरीली जो हम लड़ते हैं जिसमें हमारी डिफेंस फोर्सेस शामिल होती हैं। दूसरा वॉर इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ा जाता है,
और तीसरा साइकोलॉजिकल फ्रंट पे, और इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल दोनों में साइबर वॉर भी साथ में शामिल होता है, बिकॉज साइबर एक्टिविटीज इन दोनों को कंट्रोल करती है। तो अब हमें पहले पैरिटी देखनी चाहिए कि ईरान और इजराइल में क्या पैरिटी है। जैसा जनरल साहब ने भी कहा, नो कॉन्टेक्ट वॉर है, तो ओबियसली आर्मी इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो आर्मी के कुछ वेपन्स जो कंट्रोल होते होंगे वो आ सकते हैं। तो बेसिकली एरियल वॉरफेयर है ये। एरियल वॉरफेयर में जो रसिया के, जो इजराइल की जो एयरफोर्स है वो बहुत ही एडवांस्ड और नेटवर्क्ड है, यानी कि 10 एयरक्राफ्ट, 20 एयरक्राफ्ट, 50 एयरक्राफ्ट भी एयर में उड़ रहे होते हैं, तो वो आपस में नेटवर्क्ड होते हैं, जो ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है। ईरान मेनली रशियन इक्विपमेंट पे ऑपरेट करता है। इसी का कारण ये है कि पूरी की पूरी एयर सुप्रीमेसी ओवर दोज ईरानियन एयर स्पेस इजराइल ने कैप्चर कर ली है, यानी कि वो खुलेआम उसके एयरक्राफ्ट वहां घूम सकते हैं। छोटा मोटा हिंडरेंस सरफेस टू एयर मिसाइल के उसमें आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा हिंडरेंस नहीं है, जिस तरह से तबाही ईरान में मच चुकी है। अब ईरान किस चीज में स्टैंड करता है? सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स में, जो उसके मुहाजिर और शाहिद क्लास के जो ड्रोन्स हैं वो कैपेबल हैं, और उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का अच्छा खासा कंट्रोल है और नंबर्स भी हैं। तो अब लार्ज स्केल डैमेज होगा दोनों तरफ से, ऐसा पॉसिबल मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि इजराइल की एयरफोर्स जितनी एडवांस, जिस तरह के मिशंस वो करती है, और सबसे बड़ी जो खासियत है इजराइल की वो है मुसाद। मुसाद, जैसे अभी सुन रहा था, मुसाद का हेडक्वार्टर खत्म कर दिया। अरे वो मैं आई हैव बीन टू इजराइल, किसी को पता ही नहीं है मुसाद का हेडक्वार्टर होगा कहाँ। एक बिल्डिंग बाहर दिखा के मुसाद का हेडक्वार्टर ऐसे इतनी आसानी से तबाह नहीं हो सकता, ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो मुसाद जो है, अब आप देखिए इतने पिन पॉइंटेड जो अटैक किए हैं जो इजराइल ने, कि जहां जनरल्स को, साइंटिस्ट को घर में बैठे बैठे मार दिया, ये बिना ह्यूमन इंट के ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इतना बड़ा नेटवर्क वहां फैला हुआ है। आपको याद है लेबनान में इजराइल ने क्या किया था, कि उनके पेजर्स और वॉकी टॉकीज ब्लास्ट करने शुरू कर दिए थे हिजबुल्लाह के। तो पूरी टेक्नोलॉजी आप देखिए, अब कार ब्लास्ट हो रही है वहां पे। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसको साइबर और मुसाद के साथ मिलके इजरायली एयरफोर्स का मुकाबला ईरान नहीं कर पाएगा। सवाल का जवाब मैं ये देता हूं कि ये वॉर रसिया यूक्रेन की तरह लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि इसका परिणाम बस यही है कि इजराइल ने इसको आर पार की लड़ाई ठान लिया है कि इस बार ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हम खत्म कर देंगे। अब इजराइल के साथ सपोर्ट इतना बड़ा है कि अगर इजराइल इस लड़ाई में कहीं भी हार में दिखेगा तो अमेरिका को इस लड़ाई में आना पड़ेगा, क्योंकि अब इजराइल के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बंकर बेस्ड उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को खत्म कर दे। तो इसलिए आजकल ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जैसे तुर्की ने पाकिस्तान को दिए थे वेपन, तो अमेरिका भी वो सारे वेपन्स इजराइल को ओवरनाइट प्रोवाइड कर सकता है और उसके साथ लड़के खत्म कर सकता है। तो अमेरिका को जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट लड़ाई में कूदने की, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है, इकोनॉमिकल एज वेल एज डिफेंस रिलेटेड। तो ये ईरान को इसमें घुटनों पे आना पड़ेगा मेरे ख्याल से बाद में, और फिर वो नेगोशिएशन टेबल पे उसको अपना ये प्रोग्राम रद्द करना ही पड़ेगा। नहीं तो जितनी लार्ज स्केल तबाही अभी देखिए, 200 प्लस लोग मर चुके हैं ईरान में, जो भी ओपन सोर्स में खबर है, 1500 ऑलमोस्ट इंजर्ड है। तो जितना वो अटैक इजराइल पे करेगा, इजराइल अपनी इंटेंसिटी बढ़ाता जाएगा, और उसके जो 240 मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है, F-15, F-16 एंड F-35, वो अगर खुलेआम सीरिया के ऊपर से एयर स्पेस के ऊपर जाके एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके अगर इराक में तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि एयर टू ग्राउंड जो मिसाइल्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती हैं और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो ये ईरान के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है ईरान को। लेकिन एक चीज मैं ईरान की कहूंगा, ईरान की जो पेन टेकिंग कैपेसिटी है ना, वो इजराइल से भी ज्यादा होगी। वैसे इजराइल सर्वाइवल का युद्ध लड़ता है, लेकिन ईरान ने हमेशा, ईरान की पॉपुलेशन ने वो पेन टेकिंग कैपेबिलिटी या स्ट्रेस कैपेबिलिटी ज्यादा है। ईरान इराक वॉर में, इराक जो है ईरान से बहुत ऊपर था टेक्नोलॉजी वाइज, लेकिन 8 साल लड़ाई चली, ईरान ने हार नहीं मानी और फिर इराक में घुस के दिखाया। तो एक वो चीज भी सामने है। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है तेहरान को खाली कर दीजिए, ये उसका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, क्योंकि ये सबको पता है कि अमेरिका अब कूदा और तब कूदा, तो इसलिए वो डर तो है दिमाग में। तो जितना ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से जितना पैनिक फैलाया जा सकता है, वही वो सारी चीजें इस्तेमाल की जा रही, सारी चीजें इस्तेमाल की जा रही। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, आपने बड़ा विस्तार दिया और बड़ा क्लियर कर दिया, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। इजराइल ने भी तेहरान पर एक बार फिर से हमला किया है। ट्रंप ने यूं ही नहीं कहा था तेहरान खाली कर दें, ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है।
तेहरान में धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं और तेहरान में धुआं भी उठता हुआ दिखाई पड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है जो हालत तेहरान में है। एयर सुप्रीमेसी पूरी तरीके से इजराइल ने अपने हाथ कर ली है। हालांकि कहने को ईरान ये भी कह रहा है कि उसने 4 F-35 मार गिराए हैं, लेकिन करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने वाला F-35, पूरे फ्यूल के साथ, पूरे एमिनिशन के साथ उड़ने वाला F-35 1.6 मैक की स्पीड से उसको ईरान ने गिरा दिया होगा, इसके बारे में यकीन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि सभी एक्सपर्ट और इजराइल की IDF भी यही कह रही है कि उसे भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ऐसी कुछ बात हुई है। सुरेंद्र सिंह लाली मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह लाली, इजराइल ने बड़ी क्लियर और बड़ी साफ बात की है इस जंग में। उसने कहा है कि खमनेई का खात्मा ही इस युद्ध को रोक सकता है, और अगर खमनेई का खात्मा होता है तो वो इस संघर्ष को खत्म करेगा, संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं। उस पर से डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इन दोनों चीजों को आप मिडिल ईस्ट के तौर पर और इस एरिया के तौर पर किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार राजीव जी। सब गंदा है पर धंधा है ये। मैं इसको इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानता हूं। ये तो खैर बहुत पुराना, इससे सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, आज की लड़ाई नहीं है। और मसला ये है कि ये सारा जो खेल है, यहाँ अमेरिका साहब बहादुर इसके पीछे है। दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, ऑपरेशन सिंदूर में वो बॉर्डर पार से आए, कहां से आए, पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करता है? IMF ने उन्हें लोन भी दे दिया, ओपन एंड शट केस है, एक दहशतगर्द आर्मी की कंट्री है, F-16 भी दे दिए, K2 करते रहे। जनरल कुरियल ने स्टेटमेंट दे दी, आसिम मुनीर इस समय अमेरिका में बैठे हुए मीटिंग डर था कि अब किसी की बारी आ जाए, किसका टैरिफ हो या ना हो, तो वहां थे। रशिया की यूक्रेन वॉर में कौन किसके पीछे है, इजराइल और ईरान के पीछे कौन है। तो आप जहां भी घूमेंगे राजीव जी, घूम फिर के ये 1600 किलोमीटर की लड़ाई नहीं मानता, मैं 10,000 किलोमीटर की लड़ाई मानता हूं, क्योंकि सारी जो अनकंडीशनल सपोर्ट है वो इजराइल की। इजराइल इतनी बड़ी कंट्री नहीं, इतनी आबादी नहीं है और इतना लंबा लड़ भी नहीं सकते। और जैसे कि मेरे से पहले ग्रुप कैप्टन साहब ने बोला कि इसमें अमेरिका आ सकता है, मुझे लगता है अमेरिका इसी से ही गुरेज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी पहली टर्म में भी कहा था और दूसरी में कि अमेरिका अब वॉर में नहीं घुस सकता, क्योंकि वो जहां भी घुसे हैं वो वहां पे संभाल नहीं पाए हैं। मतलब अभी अफगानिस्तान में भी गए थे तो वो सारा यहीं पे आके जिनसे लड़ने आए थे तालिबानियों से, उन्हीं को असला देके मलबा हमारे खित्ते में डाल गए। और इस समय डोनाल्ड ट्रंप तो कह के आए थे कि मैं दुनिया में लड़ाई बंद करूंगा, कोई लड़ाई बंद नहीं हुई। जो उन्होंने नहीं करवाई हमारी और पाकिस्तान की, वो उसमें भी क्रेडिट ले रहे हैं, वो अलग मसला है, अलग दिन का। तो ये जो सारा खेल है इसमें ईरान इतना पावरफुल है नहीं, और क्योंकि ईरान ने 1980 के दशक से अपने प्रॉक्सी बिल्ड किए, उनके पास स्ट्रांग एयरफोर्स नहीं है, तो इजराइल ने गेम भी यही खेली। ये गेम तो जब अमेरिका लेम डक हुआ था, जब प्रेसिडेंटशिप अनाउंस हुई थी, तब से शुरू हो गया था। राजीव जी, दुनिया में अगर 2-4 लोग जो मैं समझता हूं कि राजनीति को समझते हैं और शातिर हैं, उसमें एक है बेंजामिन नेतन्याहू। 90 की दशक की बात, 80 में जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की वो इस तरह डिक्टेट कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, कि ये है क्योंकि जूइश लॉबी इतनी स्ट्रांग है अमेरिका में कि वो अमेरिका को कंट्रोल करती है। तो ये खेल जो है ये अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका क्योंकि नहीं आना चाहता, बिकॉज अमेरिका अब बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालना चाहते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इतने सारे उन्होंने मसले खोल दिए कि वो अब यहाँ आर्मी मेरी तरीके से तो समझ से नहीं भेजेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिफ्यूलिंग कर देंगे और अपने कैरियर्स भेज देंगे। तो ये जो खेल है ये सारा वही चल रहा है, और पीछे से अमेरिका है जो चाहता है कि जो काम, जैसे वो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा था ना कि वी डिड द डर्टी जॉब फॉर अमेरिका, एग्जैक्टली जी, ख्वाजा ने कहा था डिफेंस मिनिस्टर ने, तो यही है कि इजराइल का अपना रीजन है, इट्स अ सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, पर ये काम अमेरिका की शह पे कर रहा है। और ये आप देखिए, इसको आप इजराइल और ईरान की लड़ाई ना देख के, ये अमेरिका की और ईरान की लड़ाई है, जो कि
80 से जो इसने तूल पकड़ी थी शाह ऐलान के बाद, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और लास्ट बात मेरी ये कि बस इसमें यही चाहता है बेंजामिन नेतन्याहू और दुनिया यही चाहते हैं कि इनको, इनके यहाँ रेजीम चेंज हो, और दूसरा वो जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी उसको टोटली निस्ते नाबूद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बस यही डर है, क्योंकि अगर ये आ जाता है ईरान के पास तो फिर वो पाकिस्तान वाला हिसाब हो जाएगा, ना ये हड्डी निकलने वाली होगी और ना उगलने वाली होगी। थैंक यू राजीव जी। नहीं, आपने बहुत बेहतर तरीके से बात रखी और बड़े सधे शब्दों में आपने बात रखी, लेकिन एक बात यहां पर बड़ा क्लियर है कि अगर खतरा साफ पता है कि वो सामने है और इजराइल उस खतरे को ईरान के तौर पर देख रहा है, तो क्या इजराइल का उठाया हुआ कदम मिलिटरली हम गलत कह सकते हैं? इस पर बहुत डिबेट हो सकती है, बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर ने खामनेई को चेतावनी दी है कि खामनेई का हश्र सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। ईरान के तानाशाह को सद्दाम का हश्र याद रखना चाहिए। ईरान को मिसाइल अटैक करना भारी पड़ेगा, ऐसा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बात सामने रख दी है। इजराइल ने एक बात सामने रख दी कि ईरान हथियारों को बनाने के नजदीक पहुंच गया है, और इजराइल ये मानता और जानता है कि अगर ईरान के पास ये हथियार होंगे तो सबसे पहला निशाना वो इजराइल को ही बनाएगा। इसलिए इजराइल ने एक तरीके से फॉरवर्ड एक्शन पहले से तैयार होकर इस एक्शन को लेते हुए इन जगह पर टारगेट किया है। हो सकता है एटॉमिक प्लांट्स, एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सेंट्रीफ्यूज या बाकी चीजें ईरान बदल भी ले, लेकिन जो साइंटिस्ट गंवाए हैं वो हासिल करना अब ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा। खामनेई का हश्र सद्दाम के जैसा हो सकता है, ऐसा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर यहां पर कह रहे हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस जंग में, हालांकि ईरान कह रहा है कि इजराइल को हम हरा कर रहेंगे, चीन कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप इसको हवा दे रहे हैं, लेकिन अगर यह हालात यहां पर होती है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि एयर सुप्रीमेसी अब इजराइल के पास आ चुकी है, तो खुद को दबाव में आता देख ईरान होर्मुज स्ट्रेट में कोई ऐसा कदम उठा सकता है? क्या आपको लगता है जिससे पूरे वर्ल्ड पर इस जंग की आग, उसकी आंच पहुंच जाए? मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी बिल्कुल, ये जो लड़ाई है, सब लोगों ने सही कहा, हमारे हिसाब से भी वही है कि ईरान को एटॉमिक हथियार नहीं सक्षम होने देना उनका खुद का, और उसके लिए अगर रेजीम चेंज होना हो तो हो जाए। 1 मिनट में लेना चाहूँगा, उनके जो लीडर हैं खamenei साहब, देखिए वो बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं। शुरू से तो ऐसा नहीं था। उनकी उम्र करीब 86 साल है, और 1988-89 में उन्होंने ये अपना पद संभाला था अयतुल्ला रुहुल्ला खोमैनी के बाद। वो भी एक इस तरह के स्ट्रांग लीडर, और इनको एक हेट्रेड है अमेरिकन और इजरायली से, एक पैथोजेनिक हेट्रेड है, और ये बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। शुरू में तो बहुत ही कमजोर से लीडर हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ इनकी पकड़ जो है इस इस्लामिक शिया जो स्टेट है ईरान का, बहुत तगड़ी हो रखी है। ये इनके पास में एक तो IRGC इनको रिपोर्ट करती है, दूसरा इनके एक रिलीजियस फंडामेंटल की रिलीजियस ग्रुप्स है, बसीज कहते हैं, वो सपोर्ट करती है, और इकोनॉमी की हालत में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होल्ड है इनका सरकार और को फाइनेंस। उसके अलावा कोई भी पॉलिसी अमेरिका और इजराइल के साथ हो तो बिना इनके टिकमा के, बिना इनकी मदद से या इनके अग्रीमेंट के वो नहीं हो सकता है। तो ये रही इनकी बात। उम्र भी तगड़ी है मगर उतने ही भी जिद्दी किस्म के हैं। मैं ये भी मानता हूं 4 रोज पहले जब उन्होंने 20 जनरल्स और एटॉमिक पावर के साइंटिस्ट को मारा था, शायद इनको भी मार सकते थे, लेकिन वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है, उसका प्रोज एंड कॉन्स देखा होगा, और पॉपुलर अपराइजिंग नहीं चाहिए उस देश में जहां शायद ये समझते हैं कि इनके अगेंस्ट काफी लोग वैसे भी हैं। अब तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पूरा रीजन है मिडिल ईस्ट का,
करीब 32% तेल दुनिया का पैदा करता है और 20-22% गैस। और के दो ही रास्ते हैं निकलने के, एक पर्शियन गल्फ में वाया स्टेट ऑफ होर्मुज जो कि ईरान और ओमान के बीच में आता है, नैरो सी जगह है, और दूसरा बाबेल मांडेब जो यमन और अफ्रीका के बीच में सुएज कैनाल के बीच में आता है। तो इस पे अगर ईरान को मुश्किल आएगी और चीजें भारी पड़ेगी तो वो कुछ भी कदम उठा सकता है। और ये जो कदम जिसकी आपने जिक्र किया, जो होर्मुज में अगर एक बड़ा टैंकर खाली वहां पे डुबा दे, आपका पूरा रास्ता बंद हो जाएगा, ये तेल आना दुनिया में बंद हो जाएगा। ये 20% या 32% तेल और 20% गैस की जो मैं बात कर, तहलका मच जाएगा। वैसे भी अगर लोग जो दर्शक हैं देखते होंगे, 5 दिन से जब से वॉर चल रहा है, तेल की कीमतों में वृद्धि आई है जी, सोने का दाम बढ़ गया है, शेयर्स नीचे आ गए हैं। तो ये कहने का मतलब कि वॉर कहीं भी हो, पूरे दुनिया को इसका असर पड़ता है। आपने सही कहा। दिनचर्या में ब्रेंट क्रूड $78 बैरल पर जाकर $74.5 पर आ गए हैं, लेकिन एक महीने पहले से $10 ज्यादा हैं इस वक्त। तो ये डर है ब्रजेश कुमार जी क्या कि खतरा हो, खतरा पूरे विश्व पर? ये खतरा है और मुमकिन सा है। अगर मैं पीछे हो जाता हूं, मुझे कुछ करने को नहीं है, तो मैं इस तरह की हरकत कर सकता हूं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और लीडर तो लीडर ही है। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि जो लीडर्स जो 89 से रूल कर रहे हैं, उतनी उम्र के हैं, शायद थोड़ी समझ हो, या उसके पहले, ये सब कुछ करने के पहले अमेरिका और एडेड मोसाद खासकर और इजराइल कुछ उनके ऊपर हरकत कर सकता है। क्योंकि एक टोटलिटेरियन रेजीम में ऐसे भी तत्व होते हैं जी, जो खुश नहीं होते सरकार, और उसका उदाहरण हमको मिल गया था। जिस प्यार से, जिस असली तरीके से मोसाद ने और इजराइल ने इनको ठोका है, अभी नहीं ठोकते आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनका जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, जैसे ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे थे, बहुत ही शानदार है और बहुत ही तगड़ा है। नहीं, और एट विल दे कैन। ये तो मैंने भी कई जगह समझा है कि ईरान में खमनेई को जो पिक्चर दिखाई जाती है कि सबका समर्थन हासिल है, ऐसा नहीं है। वहां भी लोग खमनेई के खिलाफ हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब कंट्री टू कंट्री फाइट होती है तो क्या जो खिलाफ कर रहे लोग हैं वो एक झंडे के नीचे मजबूरी में या बाकी दूसरी वजहों से आकर खड़े नहीं हो जाएंगे? और फिर ईरान अगर ये कदम उठा लेगा तो इसकी चोट पूरी दुनिया पर पड़ेगी। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं और उसके बाद डॉक्टर एरोन अब्राहम का रुख करूंगा। इजराइल ईरान के तनाव पर चीन ने भी बयान सामने अपना दे दिया है। जी हां, इजराइल ईरान तनाव पर चीन का बयान सामने आया। चीन ने ट्रंप पर टकराव बढ़ाने का इल्जाम लगाया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ ने कहा, ट्रंप इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, आग को हवा दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल ईरान तनाव पर चीन का बयान। और हम ये समझते हैं कि अक्सर जब किसी तनाव में अमेरिका एक हिस्सा हाथ में लेता है तो चीन दूसरे हिस्से की तरफ आकर अपने आप जुड़ने की कोशिश करता है। और चीन ने इस संघर्ष में ईरान के साथ खड़े होकर दिखाया है कि ट्रंप इसमें आग में हवा दे रहे हैं। क्या वाकई ट्रंप आग में हवा दे रहे हैं? ये तो कुछ दिन बाद पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर एरोन अब्राहम, बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा साफ कह दिया है कि अब कुछ भी होगा तो खमनेई के खात्मे के साथ ही बेहतरी की बात सामने आएगी। क्या ये इतना आसान है खमनेई तक निशाना बना पाना? क्या खमनेई को निशाना बनाना एक साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा तो नहीं है इजराइल का? डॉक्टर एरोन, अनम्यूट कर लें सर, अपने को अनम्यूट कर लें। ये शायद कल हो जाता था, क्योंकि ये जो अपना जो इजरायली एयरफोर्स का एटीट्यूड इतना एग्रेसिव है कि अब तो आर या पार, जैसे कहते हैं ना अपन लोग, कि तो अब बस हो जाना चाहिए। तो इसमें कल हो जाना था इस काम को, कि अगर ट्रंप जो है ना इस पे वीटो नहीं करते, या फिर ट्रंप हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं कहते कि इसको रोक दो, डोंट किल हिम, ये अगर नहीं होता था तो कल शायद ये हो जा। अच्छा, एक और अभी 2-3 सोर्सेज से, बट देयर सोर्सेज आर नॉट वेरी स्ट्रांग, ऐसा कहा जा रहा है कि वो ऑलरेडी ऊपर चले गए हैं। तो
हम बता रहे हैं आपको, एक छोटा सा एक बैकग्राउंड आपको देते हैं। 1979 के बाद ईरान अमेरिका के अगेंस्ट हो जाता है। वहाँ का जो दूतावास है अमेरिका का, उसको कितने दिन, 43 डेज, कितने दिन की सीज रही। उसमें जिमी कार्टर कौन था वो प्राइम मिनिस्टर, उसको बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ी, वो दूसरा एक चुनाव भी हार गए। इसके बाद अब देखिएगा, अब आती है 1979 के पहले की, हम एक एक दो लाइन में कह देंगे। इसराइल की और ईरान की इतनी अच्छी दोस्ती थी कि इराक और ईरान वॉर में इसराइल ईरान की तरफ से लड़ा था। ये सबको मालूम है, हमें ज्यादा आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। इतनी दोस्ती होने के बाद जैसे ही ये सत्ता चेंज हुई, शाह को इन्होंने निकाल दिया, अमेरिका भेज दिया, बेचारे वो चले गए। ही वॉज वेरी मच प्रोग्रेसिव, आई विल नॉट से प्रो इसराइल। उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई, उन्होंने अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज क्रिएट की ईरान में, बहुत अच्छा। ईरान को वो बहुत आगे ले जाना चाहते थे, विद एट पार विद यूरोपियन एंड अमेरिकन सिविलाइजेशन। वो इस्लाम को उन्होंने एक साइड में रख दिया था। जैसे ही खुमैनी का टेक ओवर होता है, इसराइल को पहले खत्म कर दो, अमेरिका को पहले खत्म कर दो, और यूरोप को पहले खत्म कर दो। ये जो है ना, ये जो हो जाती, ये जो बात जो है ना, उसका उसका वो ओके, ये जो है ना, ये जो कारण है आज इसका, और इसकी जो आप चाहे रूपरेखा कह लो, चाहे बैकग्राउंड कह लो, जो भी है, इजराइल पिछले 8 साल से इंटेंसिवली इसके ऊपर काम कर रहे थे। अच्छा, और बाद में और क्या किया, अब आप जैसे चाइना की, जिसने भी जो भी अपने पैनलिस्ट जो चाइना की जो बात कर रहे हैं, चाइना इज ए बिजनेस कंट्री, उसको कोई मतलब नहीं, उसको बस पैसे होना चाहिए। इनफैक्ट ट्रंप को कोई आग हवा नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। ये चाइना और रशिया ने जबरदस्ती इनको एक ये बात कही कि नहीं, डोंट वरी अबाउट, गो अहेड विद योर न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएशन और मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग और व्हाटसोएवर। अब ये इसका पूरा, अगर आप इन सारी चीजों को कर दिया जाए, अगर इकट्ठा कर दिया जाए, तो इजराइल के पास कोई चारा नहीं था। अच्छा, एक बात हम और बता देते हैं, ईरान विदाउट न्यूक्लियर वेपन, इजराइल के लिए ईरान ने कितना परेशान किया है अपनी प्रॉक्सीज से, हुतीज, हिजबुल्लाह, हमास। और ये जो हमास जो है ना, दिस वाज द वर्स्ट। तो अब आप देखिएगा, इजराइल को ये ड्रास्टिक कुछ भी कहिए, कोई भी एक्शन क्यों लेना पड़ा। ये इजराइल को ये एक्शन इसलिए लेना पड़ा कि ये सर्वाइवल है। आप देखिएगा, छोटा सा एरिया है, अगर एक छोटा सा वॉर हेड भी अगर कहीं किसी भी इजराइल के बीच में गिर जाता है तो खत्म हो गए हम लोग। 8-9 लाख की हमारी 1 मिलियन हमारी पॉपुलेशन है इजराइल की रफली। उसमें यहूदी लोग करीब से 750,000, क्वार्टर लेस मिलियन है हम लोग। हम लोगों का तो पता ही नहीं लगेगा। तो अब इन सारी चीजों को अगर आप इस हर सब चीजों को इकट्ठा करके करो, इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं था इस अटैक के पहले, इसको करना ही था। इसके बाद दूसरी थ्रेट थी अमेरिका के लिए, तीसरी है यूरोप के लिए। और बाय द वे, इनका जो प्लान है ईरान का, पैन इस्लामिक दुनिया को बना के ये मिडिल ईस्ट के ऊपर सुपीरियरिटी लेना चाहते हैं। ये चाहता है ये अपना खामेनी। आई हैव नो ऑनर फॉर हिम। तो अब इसकी ये सारी की सारी चीजें ये करो, मिडिल ईस्ट के उसमें टेक ओवर करो। इसके बाद अमेरिका और यूरोप और इजराइल जो है ना, ढाल बना हुआ है दुनिया के लिए। जब तक इजराइल रहेगा, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, चाहे वो एक हो जाए, चाहे वो कुछ भी कर ले, ये क्रॉस नहीं कर पाएगा दुनिया को फोर्सली कन्वर्ट, इस्लामिक कन्वर्ट करने के लिए। तो अब इसमें अब जो है, जो फाइनल जो हम ये कहना चाहते हैं कि अब एक और है प्लान बी, जैसा कि अगर खुमैनी चेंज हो जाते हैं और वो 1979 के पहले वाला कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, तो इजराइल, सारी दुनिया एंजॉय करेगी इसको। कोई ना तो झगड़ा होगा, ना कोई टेरर अटैक होगा। ये 3 बहुत टेरर हब दुनिया में बन गए हैं अभी। इनके पास पैसा आ गया है, इनके पास जहां भी इस्लामिक लोगों के पास, मुस्लिम्स के पास पैसा होता है और पावर होता है, वो बस इजराइल को पहले खत्म करते हैं, एंड रेस्ट इज द अदर सिविलाइजेशन। और उनका एक कहना ये है कि हमारे कुरान के अनुसार आप सब लोग गलत हो, और उस गलती को सुधारने को अल्लाह ने हमें वो काम दिया हुआ है।
दिस इज अ वेरी बैड मिसकंसेप्ट इनके इसमें दिमाग में भरा हुआ है, और इसकी वजह से सारी दुनिया परेशान है। थैंक यू वेरी मच। इसी की वजह से दुनिया परेशान है। नहीं, आपने जो भी कहा, जो वर्जन है, जो वहां पर हालात है, जो इजराइल सोच रहा है, डॉक्टर एवरोन अब्राहम उसको सामने रख रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। तेहरान पर इजराइल की मिसाइल स्ट्राइक जारी है। ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है इजराइल, और आज दूसरी बार ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया गया है। तेहरान में धुआं उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारत की तरफ से भी, अपने एम्बेसी की तरफ से वहां पर सबको कहा गया है कि जो लोग तेहरान को जिस भी साधन से छोड़ सकते हैं वो छोड़ दें। और ये धुआं उठता हुआ ईरान के आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर इजराइल का अटैक, अब तक इजराइल के अटैक सेंटर्ड रहे हैं वहां जहां आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, वहां जहां न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वहां जहां न्यूक्लियर एनरिचमेंट है। इसके अलावा बाकी जगहों पर इजराइल अभी तक हमला नहीं कर रहा है। लेकिन ये हमले की तस्वीरें तेहरान से आ रही हैं, जहां तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार दिखाई पड़ रहा है इस वक्त। एक्सक्लूसिव खबरें मेरे साथ तपेश चौधरी इस वक्त जुड़े हुए हैं। तपेश जी, क्या आपको ये लगता है, ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, क्या आपको ये लगता है कि ईरान इस प्रेजेंट सिचुएशन का फायदा ये कहते हुए उठा सकता है कि अगर वो न्यूक्लियर डेटरेंट होता तो यहां पर ये ऑयल को लेकर, ट्रेड को लेकर या हालात को लेकर इतने गंभीर हालात यहां पर दिखाई नहीं पड़ते? क्या इसका फायदा उठा सकता है ये कहते हुए कि डेटरेंट होने की जरूरत ईरान के पास है? हम दोनों कंट्री से सवाल करते हैं, क्या ईरान को अधिकार है अपने न्यूक्लियर वेपन इनरिचमेंट का, वेपन ग्रेड बनाने का? तो अगर वो इंडिपेंडेंट कंट्री है तो यस, बाकी कंट्री रख सकते हैं तो वो क्यों नहीं रख सकता? क्या इजराइल को अपने आप को बचाने का, जिसने इतने सालों से सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी है, क्या उसको अधिकार है अपने आप को सर्वाइव करने का? छोटा सा देश है। फिर कह लेंगे यस। अब आप एक चीज मान के चलिए कि जब अगर वो न्यूक्लियर भी होता, तो जब ऑपरेशन सिंदूर में एक छोटी सी 8 मई को न्यूज आई थी कि पाकिस्तान ने अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है, जिसका रक्षा मंत्री ने बाद में खंडन किया था, तो हमने क्या किया? हमने क्लेम किया, नहीं किया, दैट इज अ सेकेंडरी इशू। हमने एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री को एक्चुअली डिसेबल कर दिया उसको न्यूक्लियर लॉन्च करने के लिए। Exactly. तो ये दिस इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। तो इजराइल को जब पता है कि मैं इतने सालों से हूती, हमास और हिजबुल्लाह के थ्रू, ईरान ने अपने प्रॉक्सी बना के उनके ऊपर अटैक कर रखा है और उनके सर्वाइवल हमेशा खतरा रहा है, खासकर जब से खोमेनी पावर में आए, इन्होंने क्लियर टर्म्स में ये कहा कि इजराइल बिलोंग्स टू पैलेस्टाइन। एक्चुअली ज्यूइश आर द पीपल जिन्होंने वहां कैप्चर किया है, दे डोंट, दिस लैंड डज नॉट बिलोंग टू देम, द लैंड बिलोंग्स टू पैलेस्टाइन। तो उसी थ्योरी पे काम करते हुए इन प्रॉक्सीज के थ्रू इतना बड़ा वॉर गेम इजराइल के अगेंस्ट में छेड़ा हुआ है। आप इजराइल की पॉपुलेशन का सोचिए, कितने सालों तक कौन पॉपुलेशन किस डर में और किस तरह से रह सकती है? तो इजराइल में तो मिलिट्री जो ट्रेनिंग है वो मैंडेटरी है, इसीलिए तो इजराइल की पॉपुलेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है, मोटिवेशन का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इजराइल इस तरह से बना है, उसने सर्वाइवल पे जिंदगी जी है। अगर हम ये कर सकते हैं किसी अथॉरिटी की मीटिंग के बाद, तो इजराइल को अगर ये IAE की रिपोर्ट आती है और वो बोलती है कि 2019 के बाद हमने वहां पे कोई इंस्पेक्शन नहीं किया है, ईरान ने अलाउ नहीं किया है, और ये सस्पेक्ट किया जाता है कि ईरान एक न्यूक्लियर बम 6 से 9 न्यूक्लियर बम बनाने की ताकत रखता है, तो इजराइल को खत्म करने के लिए तो उतने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सच ए स्मॉल कंट्री। तो मुझे अपने मैटर ऑफ सर्वाइवल में ये मेरा राइट बनता है उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करना, जब मुझे पता है कि ऑलरेडी इतने सारे हॉस्टिलिटी के गेम उसके चल रहे हैं। बड़ा हमला हो सकता है, ये जायज है इजराइल के लिए इसको खत्म करना, और अगर फॉरवर्ड प्लानिंग इजराइल नहीं करेगा तो ये उसके लिए उल्टा हो सकता है। लिहाजा तपेश जी का मानना है कि इजराइल का उठाया हुआ कदम उसके भविष्य के लिए जरूरी था। लेकिन अब बात एक और जंग की कर लेते हैं, ये दो जंग जो एक साथ चल रही हैं। इस बीच कीव पर रूस ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है, मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया, 9 मंजिला इमारत को निशाना बनाया, 14 की मौत, 44 घायल। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। दो जंग साथ साथ चल रही हैं, एक रूस यूक्रेन के बीच में चल रही है, इधर इजराइल ईरान के बीच में जंग चल रही है। इजराइल, जैसा ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी ने कहा कि अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। ये देखिए रूस के इस हमले को ड्रोन गया
और ड्रोन ने 9 मंजिला इमारत या उससे भी ज्यादा ये लग रही है। ऐसा लग रहा है कि 9वीं मंजिल पर जाकर ड्रोन ने अटैक किया है और आसपास की कई मंजिलों को नुकसान पहुंचाया है। मेरे साथ गेस्ट के तौर पर इस वक्त सुरेंद्र सिंह लाली भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह लाली, इस जंग और ईरान इजराइल जंग के लिहाज से मैं रूस की जंग पर आपको लाना चाहूंगा। यह खत्म होती नहीं दिख रही है। मैं इसीलिए बार बार पूछ रहा था, क्या आप समझते हैं कि ईरान इजराइल जंग भी खत्म हो जाएगी? बहरहाल ये तस्वीरें रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग की हैं। सुरेंद्र सिंह लाली, राजीव जी, जिस तरह बेंजामिन नेतन्याहू एक पुराना चावल है राजनीति में, अयतुल्ला खमैनी है, उसी तरह से पुतिन साहब भी बड़े पुराने हैं इस लाइन के। तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से नहीं संभल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते तो हैं पर उनसे संभल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो भी ये गेम सारी समझते हैं। और चीन के बयान आने के बाद तो मेरा एक थोड़ा सा डर और बढ़ गया है, क्योंकि अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर ये जो कोल्ड वॉर 2.0 जिसको मैं कहता हूं, तो फिर ये एक अलग खित्ता बन जाएगा। क्योंकि जैसे पिछली बार जब मुझे पिछली बार आपने बोलने को कहा तो मैंने कहा कि ये ईरान की और अमेरिका की लड़ाई है, और अगर ये नहीं संभला तो फिर ये अगली फेज में जा रहा है जो कि चीन और अमेरिका की लड़ाई है। क्योंकि देखो, चीन और अमेरिका आपस में एक दूसरे की, स्पेशली अमेरिका चाइना की तरक्की को रोकना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को यूएसएसआर के गिरने के बाद से एक सिंगल पावर का उन्होंने भरपूर मजा और नशा लिया है। और बनाया भी अमेरिका नहीं है चीन को, पर अब क्योंकि इंडो पैसिफिक के अंदर अब हिंदुस्तान और चीन जहां आ जाएगा तो आधी दुनिया की मईशत तो वहीं आ गई। तो अब ये खेल अगर बड़ा हो गया तो फिर ये चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान तो बीच में रिवॉल्विंग डोर है, वो तो उसको जो किराया देता है वो उसके हो लेते हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका है, और यही रेयर अर्थ की जो लड़ाई है, पहले लड़ाई होती थी तेल के लिए, फिर डेटा बना। अब जो नया तेल और डेटा है वो है रेयर अर्थ, जो कि अमेरिका चाहता है, यूक्रेन से उन्होंने साइन किया और वो चाहते हैं कि हमें मिले। तो अब ये अगला जो फेज ग्रेजुएट होगा, अगर ये ना नहीं संभला जो चीन के बयान की आपने अभी बताया, तो फिर ये अमेरिका वर्सेस चाइना में ग्रेजुएट होगा, जिसमें दोनों इनडायरेक्टली अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा कि डॉक्टर इब्राहिम ने कहा कि चीन को तो बिजनेस करना आता है, तो अमेरिका ने क्या किया सारी उम्र? अमेरिका ने भी तो यही किया है। वो तो अमेरिका ने मेड इन चाइना दिया, अदरवाइज अमेरिका ने दुनिया में शोर मचा के अटैक किया है। चीन की बोलते हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, जो एक हिंदी पिक्चरों में पहले दिखाते थे ना, मुनीम होता था वो जाके प्रॉपर्टी के कागज लिखवा के अंदर से खाली कर देता था। तो चीन ने जो श्रीलंका में किया, या नेपाल में जो करता है, जो बांग्लादेश में करता है, तो दोनों दिग्गजों की लड़ाई है। और इसमें कई दफा हम बीच में फंस जाते हैं, जिसका अभी हमें थोड़ा सा नोशनल खामियाजा ऑपरेशन सिंदूर में मिला, क्योंकि जिस तरह से हम चाह रहे थे जो लोग हमें फेवर करे उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनका भी अपना इंटरेस्ट है। जिस तरह से हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारा इंटरेस्ट है, इसी तरह से हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट है। तो ये अब अगली फेज में चला गया, तो ये चीन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स की प्रॉक्सीज का शुरू हो जाएगा। और चीन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स की प्रॉक्सी का अगर शुरू होगा तो भारत इससे दूर रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन आप लोगों से इस चर्चा के बाद एक बात तो तय है कि अगर कुछ एक्सपर्ट भी ऐसा कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ एक्सपर्ट भी ऐसा कहते हैं, अगर भारत ने इजराइल के तौर तरीकों को अपना लिया होता तो आज भारत के पड़ोस में